अमन और पेमा उस कॉफी शॉप के अंदर पहुंच चुके थे। पेमा कॉफी शॉप में पहले घुसा था और अमन उसके थोड़ा पीछे था। जैसे ही उस मैनेजर की निगाह पेमा के ऊपर पड़ी कि वो फिर से उसे धमकाते हुए बोला, चलो निकलो यहाँ से, अब क्या करने आए हो? वो अभी पेमा को झूठा ही समझ रहा था। अगर कॉफी शॉप में आने वाले कस्टमर से ऐसे बिहेव करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें इसी बस स्टैंड पर कटोरा लेकर बैठना पड़ेगा। अमन ने पेमा के साथ बदतमीजी करने पर उस मैनेजर को हड़काते हुए कहा। चूंकि उसने अमन को देखा नहीं था, इसलिए उसने पेमा के साथ ऐसा बिहेवियर किया था। लेकिन जब अमन की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी और उसने उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। सर आप? मैनेजर हकलाते हुए बोला। सर 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 करके मुझे हवा में मत उड़ा देना। अगर कोई मेरा नाम लेता है तो कम से कम कुछ तो सोचना चाहिए था तुम्हें। कहते हुए अमन ने मैनेजर को सिद्धार्थ के साथ हुई बदतमीजी को याद दिलाया और फिर दीवार पर लगी जगत प्रसाद माथुर की तस्वीर देखते हुए बोला, ये माथुर साहब की तस्वीर तुमने क्यों लगाई हुई है? कहते हुए वो वहीं पड़ी एक सिंपल सी कुर्सी के ऊपर बैठ गया था। अमन को उस कुर्सी पर बैठता देख मैनेजर अपने वेटर की ओर देखते हुए बोला, ए सुन, अमन साहब के लिए स्पेशल कॉफी बना कर ला। और फिर अमन की ओर हाथ जोड़कर देखते हुए बोला, सर केबिन के अंदर चलिए, आपका यहाँ बैठना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो अमन को देखते ही अपनी अकड़ भूलकर निवेदन की मुद्रा में आ चुका था। अमन को उसके ऊपर गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा था कि उसने सिद्धार्थ के साथ बदतमीजी की थी, बल्कि उसको गुस्सा इसलिए आ रहा था कि उसकी वजह से सिद्धार्थ और करणवीर जाने अनजाने में ही क्लोज हो गए थे। चूंकि करणवीर ने उसे पुलिस से बचाया था, तो अमन ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि आज नहीं तो कल करणवीर इसका बेनिफिट जरूर लेगा। मैं तुम्हारा दामाद नहीं हूं जो मेरा इस तरह बैठना अच्छा नहीं लग रहा है। चुपचाप बताओ कि माथुर साहब की तस्वीर तुमने क्यों लगा रखी है? कहते हुए अमन सीधा मुद्दे पर आ गया। उस कॉफी शॉप मैनेजर को अमन के सवाल का कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उसने जगत प्रसाद माथुर की तस्वीर अपने कॉफी शॉप पर इसलिए लगाई थी कि जिससे उसके शॉप की विजिबिलिटी बढ़ जाए। लेकिन आज उसी तस्वीर ने उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। अमन अभी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था कि तभी उसका फोन बजा। फोन पर रिया थी। उसने झटके के साथ फोन उठाया और बोला, हाँ मैम। क्या हुआ, सिद्धार्थ मिला? वो ठीक तो है? उधर से रिया का सवाल उसे सुनाई दिया। उसके सवाल पूछने के बाद अमन ने करणवीर वाला पोर्शन छोड़कर बाकी सारी घटना रिया से बयान कर दी। ठीक है, हॉस्पिटल आओ, कुछ काम है। इतना कहने के बाद रिया ने फोन काट दिया और फिर अमन मैनेजर का जवाब सुने बगैर वहां से चला गया। चूंकि जगत प्रसाद माथुर कोमा में थे, इसलिए उसने वहां रुककर मैनेजर का जवाब सुनना ठीक नहीं समझा। शाम के करीब 6 बज रहे थे। सूरज धीरे धीरे ढलता जा रहा था और चिड़ियों ने घोंसलों की ओर लौटना शुरू कर दिया था। रात भर जागने और फिर सुबह सुबह 100 किलोमीटर से ऊपर का सफर करने के बाद सिद्धार्थ बुरी तरह से थक चुका था और इसलिए वो अभी तक सो रहा था। क्या हुआ, सिद्धार्थ अभी उठा नहीं? खेतों को देखकर लौटे महेश ने निर्मला से सवाल करते हुए पूछा। नहीं, सोने से पहले उसने बताया था कि मुझे 8 बजे के पहले मत उठाना, इसलिए मैंने उठाना ठीक नहीं समझा। कहते हुए निर्मला ने महेश को जवाब दिया और फिर वहां से उठकर किचन की ओर चली गई। उसके जाने के बाद महेश सिद्धार्थ के कमरे में गया और उसे चैन से सोता देखकर वापस लौट आया था। महेश का दिल बेचैन हो रहा था। उसके कान के पास पसीना निकल रहा था। शायद उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी आज, और इसलिए उन्होंने आते ही सबसे पहले सिद्धार्थ के बारे में सवाल किया था। लेकिन उसे सोया हुआ जानकर वो चुपचाप वहीं बाहर कुर्सी पर बैठ गए थे। तुम कहाँ हो मेरे राज्य रक्षक? मेरा राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें मेरे राज्य को बचाना होगा। सो रहे सिद्धार्थ के कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। अगर वो आवाज इंद्रनगर का कोई निवासी सुनता तो वो पहली बार में ही बता सकता था कि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि देवयानी की है। जैसे ही सिद्धार्थ के कानों में वो आवाज पड़ी, वो उठकर बैठ गया और सीधा बाहर की ओर निकल गया। उसके बगल में लेटा गुल्लू सिद्धार्थ को बाहर जाता देख चौंक गया था, क्योंकि सिद्धार्थ का शरीर अभी भी उस बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था और जो बाहर जा रहा था वो सिद्धार्थ का धुएं से बना प्रतिबिंब था। ओए, कहाँ जा रहे हो तुम? गुल्लू ने सिद्धार्थ को आवाज देते हुए कहा, लेकिन वो सिद्धार्थ असली सिद्धार्थ हो तो गुल्लू की बात सुने।
वो तो राज्य रक्षक सिद्धार्थ था, जो इंद्रनगर से आई देवयानी से मिलने के लिए चल पड़ा था। गुल्लू की आवाज देने के बाद भी जब सिद्धार्थ नहीं रुका तो उसने उसके पीछे दौड़ लगा दी, और जैसे ही वो सिद्धार्थ के कमरे से बाहर निकला कि बाहर बैठे महेश ने लपक कर उसे पकड़ लिया। कहाँ भागे जा रहे हो साहिबजादे, चलो चुपचाप अंदर चलो चलो। कहते हुए महेश ने उसके सिर पर एक प्यार की थपकी मार दी और उसे अंदर लेकर जाने लगा। गुल्लू अपना शरीर महेश के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अंकल मुझे छोड़ दो, सिद्धार्थ कहीं जा रहा है, इससे पहले वो फिर से किसी मुसीबत में पड़ जाए, मुझे उसे रोकना होगा। कहते हुए गुल्लू महेश के हाथ में छटपटाने लगा, लेकिन उसका ये सब कहना और छटपटाना बेकार था, क्योंकि गुल्लू को सिद्धार्थ के अलावा और कोई सुन नहीं सकता था। महेश ने गुल्लू को उठाया और ले जाकर अंदर बंद कर दिया था। सिद्धार्थ हवा में उड़ते हुए एक अनजान जगह पर पहुंच चुका था। उसके सामने बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई दिखाई दे रही थी। वो लड़की देवयानी ही थी। कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? सिद्धार्थ ने देवयानी से सवाल किया। मेरा और आपका बरसों का रिश्ता है राज्य रक्षक, तुम्हें चलकर मेरे राज्य को बचाना होगा। उसके सामने लेटी हुई देवयानी ने कहा। राज्य रक्षक? ये कौन है और कैसा राज्य रक्षक? मैं किसी राज्य रक्षक को नहीं जानता, आप ये क्या कह रही हो? देवयानी की बातें सिद्धार्थ के सर के ऊपर से जा रही थी। सिद्धार्थ के पूछने के बाद देवयानी उसके सवाल का कोई जवाब देती कि वहां पर खटाक की आवाज हुई और सिद्धार्थ की आत्मा सर्र से वहां से उड़ी और आकर सिद्धार्थ के शरीर में घुस गई थी। आत्मा के शरीर के अंदर आते ही सिद्धार्थ उठकर बैठ गया था। उसका पूरा शरीर पसीने से नहा चुका था। उसे लग रहा था कि उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। सिद्धार्थ के उठकर बैठने के बाद उसके बगल में बैठा गुल्लू उसके गोद में आकर बैठ गया और उसे चाटने लगा। कहाँ चले गए थे तुम? गुल्लू के इतना कहते ही सिद्धार्थ चौंक गया था। क्या तुमने मुझे जाते देखा? सिद्धार्थ ने गुल्लू से सवाल किया। हाँ, तुम्हारा शरीर यहीं था, लेकिन तुम फिर भी हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। मैंने तुम्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन तुम रुके ही नहीं। गुल्लू ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। गुल्लू की बात सुनकर सिद्धार्थ समझ चुका था कि उसने जो थोड़ी देर पहले महसूस किया था वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जो असली दुनिया से परे थी। वो बात करने वाली लड़की यानी देवयानी के चेहरे को याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे देवयानी का चेहरा और वो जगह याद ही नहीं आ रही थी जहां पर वो थोड़ी देर पहले गया था। सिद्धार्थ ने जो महसूस किया था वो कोई वहम नहीं था, बल्कि सच में एक हकीकत थी जो उससे हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान के एक गांव के अंदर घटी थी। और जो खटाक की आवाज आई थी जिसे सुनकर सिद्धार्थ की आत्मा वहां से भाग निकली थी, वो दानू के द्वारा दरवाजा खोलने की आवाज थी। सिद्धार्थ से बात करते वक्त देवयानी बेहोश तो थी, लेकिन उसका शरीर हिल रहा था। जैसे ही दानू दरवाजा खोलकर अंदर घुसा कि देवयानी के हिलते शरीर को देखकर जोर से चिल्लाया, आई आई ही हिलते बग। दानू के चीखने की आवाज सुनकर उसकी माँ बाहर से दौड़ती हुई अंदर आ गई और आते ही उसकी माँ ने दानू के कान के नीचे एक झापड़ जड़ दिया। तड़ाक की आवाज के साथ दानू झेप गया था। मारा क्यों? दानू गाल सहलाते हुए बोला। मारना चाहता है क्या तू? अगर किसी को पता चल गया कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं तो हमें मार दिया जाएगा। दानू की माँ दांत पीसते हुए बोली। कैसे पता चलेगा? हम किसी को बताने थोड़े जा रहे हैं। दानू अभी भी अपने गालों को सहलाया जा रहा था। ये मराठी में चिल्ला चिल्ला कर बोलो, फिर लोग सवाल करेंगे कि हमको मराठी कैसे आती है, फिर जवाब देते फिरना। दानू की माँ ने दानू को जवाब दिया। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद दानू समझ चुका था कि उसने एक्साइटमेंट में आकर मराठी बोल दिया है, इसलिए उसको थप्पड़ पड़ा था। उसने इस बात के लिए अपनी माँ से माफी मांगी और बोला, माँ ये हिल रही थी, मैंने इसे देखा है। उसकी बात सुनकर उसकी माँ देवयानी के शरीर के पास आई और नजदीक से देखने लगी, लेकिन उन्हें कहीं से भी देवयानी हिलते हुए या फिर कोई और हरकत करते हुए दिखाई नहीं दे रही थी। तू फिर से शराब पीकर आया है क्या? ला मुंह इधर ला। दानू की माँ ने उससे सवाल किया। जब उन्हें देवयानी का शरीर एकदम से नॉर्मल लगा तो उन्हें लगा कि शायद ये दारू पीकर आया है, इसलिए इसे ये लड़की हिलती हुई दिखाई दे रही थी। अरे नहीं माँ, मैंने दारू नहीं पी है, ले मुंह सूंघ ले। इतना कहकर दानू ने अपना मुंह आगे कर दिया था। उसकी माँ ने जब मुंह सूंघा तो हैरान रह गई थी। वर्षों के बाद आज ये पहली बार था
कि दानू ने पूरे दिन के बीच शराब नहीं पी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश हो या रोए। सूंघ लिया, अब हो गया विश्वास? ये सच में हिल रही थी माँ। दानू ने उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की। दानू के शराब ना पीने की वजह से और उसके इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहने पर उसकी माँ को उसके ऊपर विश्वास हो चला था। वो वहीं खड़ी ना जाने किस सोच में डूब गई थी। क्या हुआ माँ, आप किस सोच में डूबी हो? दानू ने अपनी माँ को झिझोड़ते हुए कहा। मैं सोच रही हूँ कि इसे जयपुर ले चलकर दिखवाते हैं, शायद ये ठीक हो जाए। दानू की माँ ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर दानू को ऐसा लगा कि जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। वो अपनी माँ से लिपट गया और बोला, मैं जीवन में शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा माँ, बस तू इसका इलाज करा दे। मैं इसके दवा के पैसे के लिए जयपुर में नौकरी भी कर लूंगा। दानू को ऐसी बातें करते देख उसकी माँ के आंखों से आंसू निकल पड़े थे। जिस दानू ने अपनी जिंदगी को कभी सीरियसली नहीं लिया था, वो इस लड़की के आने भर से ही जिम्मेदार हो गया था। ये सोचकर ही उसकी माँ भावुक होती जा रही थी। उसने अब देवयानी का इलाज कराने के लिए जयपुर जाने का विचार कर लिया था। उधर दानू की माँ देवयानी को जयपुर ले जाने का विचार कर रही थी और इधर अभी भी अपने सपने के बारे में सोच रहे सिद्धार्थ का फोन बजा। सिद्धार्थ ने फोन उठाकर देखा तो एक अनजान नंबर था। कौन हो सकता है? उसने अपने आप से बुदबुदाते हुए सवाल किया और फोन उठाकर जैसे ही कान में लगाया, उधर से आई हुई आवाज ने उसके दिल की धड़कन को बढ़ा दी थी। फोन पर सुकृति थी। सुकृति बोल रही हूँ, घर पहुंच गए थे ठीक से तुम? सिद्धार्थ को सुकृति की आवाज सुनाई पड़ी। उसकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ का कलेजा ऐसे धक धक करने लगा था मानो उसका दिल बाहर आ जाएगा। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। क्या हुआ सिद्धार्थ, बोल क्यों नहीं रहे? सुकृति के दोबारा सवाल पूछने पर सिद्धार्थ ने जवाब दिया और फोन लिए हुए बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में पहुंचा कि अपने सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई, माँ! वो बस इतना ही चिल्ला पाया था। आखिर क्या हुआ था सिद्धार्थ के साथ जिसने निकाल दी थी उसकी चीख, और क्या हो पाएगा देवयानी और सिद्धार्थ का मिलन? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।